गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर विचार करने का प्रयास करेंगे कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इन तमाम बातों के ऊपर आज हम लोग विचार करने का प्रयास करेंगे। ये चूँकि बड़ा चैप्टर है लोकतांत्रिक समाजवाद, इसलिए ये 2 क्लासेज इसमें लगेंगे। 2 फेज में हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। पहले फेज में हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है और इसकी परिभाषाओं को किस प्रकार से विद्वानों ने देने का कोशिश किया है, इस बात पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो दूसरा क्लास होगा उसमें हम लोग इसकी जो विभिन्न विशेषताएं हैं, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लोकतांत्रिक समाजवाद को अंग्रेजी में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहा जाता है। अर्थात लोकतांत्रिक और समाजवाद, इसमें लोकतंत्र एवं समाजवाद दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। लोकतांत्रिक समाजवादियों का लोकतांत्रिक साधनों में पूरा विश्वास है। जो लोकतांत्रिक समाजवादी हैं वे जो लोकतंत्र के जो विविध साधन हैं उन साधनों में ये विश्वास करता है। यह समाज और देश में परिवर्तन करना चाहता है, लेकिन वो परिवर्तन संवैधानिक रूप से और शांतिपूर्ण साधनों के द्वारा ही समाज में आर्थिक परिवर्तन करना चाहता है, आर्थिक विषमताओं को समाप्त करना चाहता है और अन्य जितनी भी समस्याएं हैं वो उन समस्याओं को वह पीसफुल ढंग से या शांतिपूर्ण ढंग से उसका संपादन करने में विश्वास करता है। समाज एवं देश में जो निर्धनता और शोषण का जो स्थिति बनी हुई है, जो निर्धन वर्ग के लोग हैं और जो शोषित हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए लोकतांत्रिक समाजवादी किसी क्रांति का सहारा या उपदेश नहीं देते हैं, बल्कि वे जन जागृति लाकर उन समस्याओं का निदान करने में विश्वास करते हैं। पुनः लोकतांत्रिक समाजवादी निजी प्रॉपर्टी या निजी संपत्ति जो है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, उसको ख़त्म करने के पक्ष में नहीं है, उसका उन्मूलन करना नहीं चाहते हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि निजी संपत्ति के उन तत्वों को और उन कारकों को दूर किया जाए जिससे समाज में शोषण, अन्याय एवं अत्याचार को बल मिलता है। अर्थात जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चूँकि लोकतांत्रिक समाजवादी इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रति आम जनता का रुझान काफ़ी उनके नज़दीक से जुड़ा होता है। इसलिए अगर कोई भी सरकार या कोई व्यवस्था अगर उस संपत्ति के ऊपर आघात करने का कोशिश करती है या प्राइवेट प्रॉपर्टी को छीनने का प्रयास करती है, तो आम जनता दुखी हो जाती है और फिर उसमें आक्रोश उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए ये जो लोकतांत्रिक समाजवादी हैं वो उसके ख़त्म करने के या उन्मूलन करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसको बरकरार रखना चाहते हैं और बरकरार रखते हुए उन तमाम कारकों को दूर करने की बात करते हैं जिससे समाज में शोषण, अन्याय और अत्याचार को बल मिलता है।
ये लोग अर्थात जो लोकतांत्रिक समाजवादी हैं, उद्योगों पर, जो इंडस्ट्रीज हैं, उसके ऊपर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना करना चाहते हैं। और वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि यह अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए यह काफ़ी आवश्यक होता है। पुनः लोकतांत्रिक समाजवादी के लिए व्यक्ति और समाज में कोई विरोध नहीं है। व्यक्ति और समाज के भीतर कोई विरोध नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति का विकास समाज में रहकर ही संभव हो सकता है। अगर व्यक्ति चाहता है कि वह अपना सर्वांगीण विकास करे, उन्नति के शिखर पर जाए, तो समाज से उसका संबंध निश्चित रूप से होगा, क्योंकि व्यक्ति समाज से ही सीखता है। जो सोशल सिस्टम है वह उनमें अच्छे संस्कार देता है और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। इसीलिए लोकतांत्रिक समाजवादियों ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि व्यक्ति और समाज में कोई भी विरोध नहीं होता है। इन बातों के अतिरिक्त लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य के विषय में कहा कि राज्य समाज का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए व्यक्ति का विकास जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राज्य द्वारा ही संभव हो सकता है। पहले हम लोगों ने ये देखा कि समाज और व्यक्ति में कोई विभेद नहीं है, जो लोकतांत्रिक समाजवादियों ने कहा कोई अंतर नहीं होता है। फिर चूंकि राज्य जो है समाज का प्रतिनिधित्व करता है, सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए व्यक्ति का विकास और उसके जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में राज्य ही वो संस्था होती है, वो संगठन होता है जो उसको आगे बढ़ाने में, उसके व्यक्तित्व के विकास में सहयोग करता है और व्यक्ति के प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी में आगे आकर उसे उसके व्यक्तित्व के विकास में मदद कर पाता है। लोकतांत्रिक समाजवादी लोकतांत्रिक तरीकों से समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। समाज में जो परिवर्तन होगा वह लोकतांत्रिक साधनों से होगा, शांतिपूर्ण साधनों को अपनाकर होगा और एक दूसरे से सहयोग करके समाज में शांति और व्यवस्था लाकर प्रोग्रेस किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। किसी भी प्रकार का कोई हिंसक कार्य करके आप समाज को और राज्य को तेजी से आगे की ओर नहीं ले जा सकते। ये बातें लोकतांत्रिक समाजवादियों ने बताया। पुनः लोकतांत्रिक समाजवादी लोकतांत्रिक साधनों के बल पर व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता को बरकरार रखने के पक्ष में है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और जो समाज में जो वो समानता के स्तर को प्राप्त करता है, लोकतांत्रिक समाजवादी इन साधनों को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं और उनका कहना है कि ये जो लोकतंत्रीय साधन हैं, इन साधनों को अपनाकर शांतिपूर्ण उपायों के माध्यम से व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा की जा सकती है। इसलिए राजनीतिक शास्त्र के विद्वानों ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो लोकतांत्रिक समाजवादी हैं, ये लोकतांत्रिक समाजवादी मूल रूप से इक्वलिटी और लिबर्टी को काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में उन्होंने देखा है।
इन तमाम बातों के पश्चात जहाँ तक इसके अर्थ एवं परिभाषाओं का प्रश्न है, अगर परिभाषा की बात की जाए तो लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा करना संभव नहीं है। संभव नहीं है, इसके पीछे कारण यह है कि एक लेखक, एक विद्वान थे, पीटर एच मर्कल। पीटर एच मर्कल ने एक अपनी किताब लिखी, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज, पेज नंबर 139, 139। पीटर एच मर्कल ने स्पष्ट रूप से कहा कि लोकतांत्रिक समाजवाद की परिभाषा देना संभव नहीं है। मूलतः यह विभिन्न विचारकों एवं राजनीतिक शक्तियों, विभिन्न विचारकों एवं राजनीतिक शक्तियों के योगदान का गट्ठर होता है। इट इज a bundle of contributions of different thinkers and political paths। ये मर्कल साहब ने अपनी किताब में स्पष्ट रूप से कहा। इसके बाद एल.टी. सर्जेंट ने एक अन्य महत्वपूर्ण किताब लिखी जिसका नाम है कॉन्टेम्पोररी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। कॉन्टेम्पोररी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पेज नंबर 98। एल.टी. सर्जेंट ने अपनी इस पुस्तक में लोकतांत्रिक समाजवाद की मूलभूत विशेषताओं और उसके लक्षणों को 4 वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है अपनी किताब में। उसमें एल.टी. सर्जेंट साहब ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जो पहली बात है वह है समाज की अधिकांश संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण होना। अर्थात जो समाज की जितनी भी संपत्ति है उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए और होता है, आज भी है। आज भी समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे जहाँ जहाँ भी प्रॉपर्टी आम जनता की है उस पर सरकार का नियंत्रण कायम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात जो सर्जेंट साहब ने बताने का कोशिश किया कि सरकार का लोकतांत्रिक विधि से निर्वाचन होना। जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसका जो निर्वाचन होता है वह लोकतांत्रिक विधि से हुआ है या नहीं हुआ है, यह बड़ा फैक्टर है। अर्थात आम जनता की सहभागिता उसमें कहाँ तक है। लोकतांत्रिक विधि का मतलब सीधा है कि जनता ने उसको, उस सरकार को चुना है या वह अधिनायक तंत्रीय व्यवस्था है। तो लोकतांत्रिक समाजवादियों ने, जिसमें सर्जेंट साहब भी थे, इन्होंने कहा कि सरकार का लोकतांत्रिक विधि से निर्वाचन होना, जनता उसको चुने और जनता वक्त पे उसको हटाए। अगर कोई सरकार काम करती है तो वो रहेगी, अगर वो काम नहीं करती है तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, जो आज लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलती है हम तमाम लोग। इसके बाद एक अन्य विशेषता जिसके विषय में सर्जेंट साहब ने कहा कि निजी संपत्ति का परिसीमन, लिमिट कर देना। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है आप संचय कर सकते हैं, लेकिन संचय करने का मतलब यह नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी को कि आपके पास दौलत का आकूत खजाना हो और कोई समाज में रहने वाला व्यक्ति ऐसा हो जिसको 1 जून की रोटी नसीब नहीं होती हो। तो इस पर सर्जेंट साहब ने
स्पष्ट रूप से कहा कि जो निजी संपत्ति है, आप निजी संपत्ति बना सकते हैं, लेकिन निजी संपत्ति उतनी ही हो जितने से आपका काम सही रूप में चले। इतनी संपत्ति नहीं हो जाए कि समाज में वर्ग विभेद उत्पन्न हो जाए या वर्ग संघर्ष की स्थिति आ जाए। इसीलिए उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को लिमिट करने की बात की, लिमिट कर दिया। अंत में सर्जन साहब ने कहा कि समाज एवं देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, आर्थिक व्यवस्था है, उसका नियमन करने का काम सरकार करे। जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, हर देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर ही समाज के लोगों का उनके विकास का और देश की प्रगति का संभावना उससे जुड़ी होती है। अगर इकोनॉमिक पॉलिसीज को डायरेक्ट सरकार अगर अपने हाथ में नहीं रखती है तो इस बात की संभावना ज़्यादा हो जाती है कि प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी समाज में उस रूप में, देश में उस रूप में नहीं आ पाएगा जिस रूप में आना चाहिए। इसीलिए एल.टी. सर्जन साहब ने स्पष्ट रूप से ये बात बताने का प्रयास किया कि समाज एवं देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसका नियमन करना, उसको रेगुलेट करने का काम सरकार अपने हाथों में ले और करे। इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक समाजवादी वास्तव में अपने तमाम अवधारणाओं को वे लोकतांत्रिक रूप से संपन्न करने में विश्वास करते हैं। और इस बात से यह स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद किसी समाज में किसी वर्ग विशेष को स्थान न देकर पूरे समाज को और देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको वह उनके विकास पर, उनके कल्याण पर बल देने की बात करता है। और समाज में जो भी परिवर्तन करना है, जो भी चेंजेस करना है समाज और देश दोनों में, वह अहिंसक रूप से होगा और वैधानिक रूप से होगा, लीगल रूप से किया जाएगा। कोई हिंसात्मक कार्रवाई के माध्यम से, हिंसात्मक रूप को अपनाकर परिवर्तन करने की वकालत इन लोकतांत्रिक समाजवादियों ने नहीं किया है। ये यहाँ पर इसकी अर्थ और विशेषताएं हुई और जो विभिन्न विद्वानों ने इसकी जो परिभाषा देने का प्रयास किया वो हुआ है। दूसरे क्लास में हम लोग इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पर विचार करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।